उम्मीद है बेहतर होंगे। लॉकडाउन चल रहा, अब तो बहुत कुछ खुल गया और तैयारी शुरू हो गई है। अब देखिए एनसीईआरटी पर काम मेरा चूँकि लगातार जारी है और रहना भी है, और लेकिन मुझे कंपटीशन पर भी बात करनी है कि अब कंपटीशन तैयारी के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि अब सीधे सीधे वैकेंसीज़ आने ही वाली हैं। तो हम आज शाम को लाइव रहेंगे 5 बजे, चर्चा करेंगे कुछ। और अभी तो हम एनसीईआरटी की जो लेसन 3 चल रही है, और लेसन 3 का जो 2 एक्सरसाइज हो चुका है, अभी 2 बाकी है, उनको भी कर लेते हैं, फिर एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.3। देखें एक्सरसाइज 3.3 जब आप देखेंगे एनसीईआरटी कक्षा 7 पाठ 3 एक्सरसाइज 3.3। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति 3.3 में दिए गए दंड आरेख का प्रयोग कीजिए। अब देखिए एक दंड आरेख मिला हुआ है। दंड आरेख आप यहाँ बना लीजिए जल्दी से। तो यहाँ पर कुत्ते हैं, कुत्ते मान लो यहाँ 8 पर है, फिर बिल्ली है, बिल्ली 10 पर है, ये बिल्ली है, ये 10 है, फिर खरगोश है 2 पर है, खरगोश, और ये क्या लिखा है, हेस्टर, हेस्टर, हेमस्टर, हेमस्टर किस पर है, 5 पर है। ध्यान से देखेंगे तो आपको 5 पर मिल जाएगा हेमस्टर। और अगला है अन्य, अन्य जाएंगे तो 3 पर है अन्य। तो ये एक टेबल बनी हुई है, ये आकृति 3.3 है। आओ देखते हैं प्रश्न इस पर कैसे पूछा गया। पहला प्रश्न है कि कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। देखो सबसे ज़्यादा पालतू पशु बिल्ली है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए का, कि बिल्ली जो है सबसे ज़्यादा जो है लोकप्रिय पशु है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों ने पाल रखा है। दूसरा है कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। कुत्ता कितने विद्यार्थियों का है, 8। देखो 8 विद्यार्थियों का, देखो कुत्ता है जो 8 विद्यार्थियों ने कुत्ते को पाल रखा है। दरअसल आप सोचोगे इसमें बताने लायक क्या था, कौन सा कठिन सवाल था। दरअसल कठिन होता ही नहीं है, ये केवल एक ग्राफ बना रहता है, और ग्राफ को देखिए और देखते ही जवाब दे दीजिए, बस बात खत्म। कुल कितने, अगर इसमें और क्वेश्चन बनाइए, कुल कितने विद्यार्थी हैं जो तमाम पशुओं को पालते हैं, इन सारी संख्याओं को जोड़ लो। 10, 8, 18, 18, 2, 20, 5, 25, 3, 28, 28 लोग बच्चे ऐसे हैं जो विभिन्न पशुओं को पालते हैं। हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछा गया, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित दंड आरेख को पढ़िए, जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाती है, और आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमारे पास एक ग्राफ यहाँ पर भी बना हुआ है, उसको भी देख लीजिए। देखिए एक और टेबल बना हुआ है, इसमें 1989 यहाँ पर है, 1989, और ये आंकड़े गए हैं 200 तक नहीं पहुँचे हैं, लगभग 180 तक होंगे। अगला है 1990, 1990 गया हुआ है 500 के लगभग, यानी कि इसको हम 480 बना दें। 1990 480। फिर आया 1991, ये 300 है। 1991, आगे है 1992, थोड़ा सा कम है 1992, और 1993 सबसे ज़्यादा है, वो लगभग 600 तक पहुंच रहा, 500 से ज़्यादा है। अब जितना भी है एग्जैक्ट तो दिख नहीं रहा है, लेकिन देखा जाए तो इसको 600 मान लेते हैं, क्योंकि ये 200 है, ये 300 है। अब देखिए ये विभिन्न पुस्तकें बेची गई हैं, हर साल के बारे में बताया गया। अब इस पर सवाल क्या पूछा गया। पहला सवाल है कि 1989, 90 और 92 में से प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई।
तो सबकी पुस्तकों की संख्या हमने साफ साफ लिख रखा, कोई दिक्कत नहीं है। 1989 में 180 बेची गई, 1990 में 480 बेची गई, 1991 में 300 बेची गई, 1992 में 200 बेची गई, 91 है ये, 91 में 200 बेची गई और 92 में 600 बेची गई। अगर वो संख्या ग्राफ पर बनी होती तो एग्जैक्ट संख्या हो सकता है ये कुछ कम ज़्यादा हो, आप उसको देख लीजिए। तो खाली यही बता देना कि कितनी पुस्तकें बेची गई। दूसरा है किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई और किस वर्ष में लगभग 225। तो लगभग 425 पुस्तकें कहाँ तक जा सकते हैं आप? देखो ये जो आपका है 480 जिसको हमने लिखा हुआ है, ये 480 की जगह 475 होगा। तो आप इसको साफ साफ कह सकते हो कि 1990 में 475 लगभग बेची गई। लगभग इसलिए वो भी समझ रहा है कि ग्राफ उसने नहीं दे रखा है तो आंकड़े थोड़े बहुत आगे पीछे होते हैं। अब किस वर्ष में लगभग 225 बेची गई, जो 200 आप देख रहे हो ये दरअसल 225 है। तो यानी हम लिख सकते हैं 1991 में 225 पुस्तकें बेची गई। कह रहा किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई। तो देखो एक वर्ष ये है, एक वर्ष ये है, 2 वर्ष ऐसे हैं 1989 1991 जिसमें से 250 से कम पुस्तकें बेची गई। तो इसका उत्तर आपका बन जाएगा 1989 और 1991 में 250 से कम पुस्तकें बेची गई। और इसका आखिरी है कि क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे। आकलन यहाँ पर जो नंबरिंग होती है, इस नंबरिंग के आधार पर इसका आकलन होता है कि जितनी ऊंचाई तक हमारा ये हिस्टोग्राम गया होता है, इसको दरअसल हिस्टोग्राम कहते हैं, बार ग्राफ भी कहते हैं, हिस्टोग्राम भी कहते हैं, कि यहाँ तक जहाँ तक गया होता है इसके नंबर को देखकर हम बता देते हैं कि कोई सीरीज कहाँ तक गई। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा में फिर ऐसे एक टेबल बनी हुई है, करना कुछ नहीं है, सवाल में कोई बात नहीं है, बस केवल एक परिचय है क्योंकि ये क्लासेस आगे चलकर बड़ी होती हैं। 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। देखिए यहाँ कक्षा लिखा हुआ है, यहाँ विद्यार्थियों की संख्या लिखी हुई है। अब यहाँ है 5वीं कक्षा है, उसके अंदर 135 बच्चे हैं। 6ठी कक्षा है, उसके अंदर 120 बच्चे हैं। 7वीं कक्षा है, उसके अंदर 95 बच्चे हैं। 8वीं में 100 हैं, 8वीं में 100 बच्चे हैं। 9वीं में 90 बच्चे हैं। और जो 10वां है उसके अंदर 80 बच्चे हैं। एक टेबल दिया गया, आपको टेबल दिख भी रहा होगा। अब सवाल है आप किस स्केल को चुनेंगे। अगर इसको हमें दिखाना हो तो किस स्केल को चुनेंगे, तो आप कह दोगे दंड आरेख। दंड आरेख चुनेंगे और दंड आरेख में ये 135 तक गया हुआ है तो 10-10 का ले लेंगे, 10-10 का, तो 10-10 की स्केल बना लेंगे तो 135 तक जाएंगे। तो कहाँ तक जाएंगे, मेरे ख्याल से 13 खाने जाएंगे, 14 खाने, 14 खाने के अंदर हो जाएगा। 10-10 खाने लेकर के बहुत अच्छे से हम इसको दिखा सकते हैं। दूसरा लिखा निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दिए। किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है और किस में न्यूनतम है। अगर आप चित्र देख पा रहे हैं तो अधिकतम बच्चे देखो 5वीं कक्षा के अंदर है 135, और न्यूनतम बच्चे अगर आप देखें तो यहाँ पे है 9वीं कक्षा में जिसमें केवल 90 बच्चे हैं। वो तो देख के स्पष्ट है। फिर लिखा कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या के साथ अनुपात बताओ। कक्षा 6 का और 8 के साथ अनुपात बताओ। 6 में है 120 लोग और 8 में है 100 लोग। अनुपात बताना है, बिंदी बना लो, जैसे कट पाए काटो। 2 से और कट रहा, 2 छक्के 12, 2 पचे 10। आप कह दोगे 6:5 का संबंध है। तो आपने देखा इस तरह से ये तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। कुछ करना नहीं पड़ रहा है, खाली सवाल देखिए और उत्तर दीजिए। देखिए चौथे में क्या दिया हुआ। चौथा दिया है कि एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है। एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आरेख खींचिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ देखिए विषय लिखा हुआ है, यहाँ प्रथम सत्र है, यहाँ द्वितीय सत्र है, तो ऐसे बना देना। अब यहाँ अंग्रेजी है,
अंग्रेजी विषय है, अंग्रेजी में इसमें 67 पाया 67 और इसमें पाया 70। फिर हिंदी है, हिंदी में प्रथम सत्र में 72 पाया है और दूसरे में 65। तीसरा गणित है, गणित में प्रथम सत्र में 88 पाया है और दूसरे में 95। विज्ञान में प्रथम सत्र में 81 पाया है और दूसरे में 85। और आखिरी है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में प्रथम सत्र में 73 पाया है और दूसरे सत्र में 75 पाया। अब ये सारा टेबल आपके सामने है। अब इन्होंने कहा कि इसको एक स्केल चुन करके इसको बनाइए, लिखा है ना, एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आरेख खींचिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर इसको हम दोहरा दंड खींचे तो ऐसे बना सकते हैं, ऐसे। यहाँ विषय लिख देंगे, विषय। तो मान लीजिए यहाँ पर हम अंग्रेजी लिखते हैं, इसमें 2 खींचना, एक 67 जाएगा, एक 70 जाएगा। देखो अगर हम यहाँ तक ले जाए 67 तो 70 इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ऐसे 70। ये हो गया अंग्रेजी, ENG लिख देता हूँ। अब अगर हिंदी बनाना है तो 72 है और 65 है, तो 72 से थोड़ा ज़्यादा जाएगा और 65 है तो 67 से थोड़ा कम जाएगा। ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 65। ये हो गया हिंदी था। अगला है गणित है 88। 88 है तो ऊपर जाएगा, देखो ये 88 है और ये 95 है, 95 है तो और ऊपर जाएगा। ये हो गया मैथ। अगला है विज्ञान 81 पाया। 81 पाया तो 88 से कम होगा और फिर 85। 85 है तो भी 88 से कम ही होगा, तो ये होगा 81, ये होगा 85। और आखिरी है 73। 73 कहाँ तक जाएंगे? 72 तक, से ऊपर थोड़ा सा, 73 और 75। देखिए ये बहुत अच्छा सा ग्राफ आपके सामने है। ये साइंस है और ये सोशल साइंस है। अब हमने ग्राफ बना लिया है, अब इसके उत्तर देने। आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे? आपके सामने है, दोहरा दंड आरेख मैंने बना दिया है। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। किस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है? अगर आप देखो तो मैथ की कक्षा में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, 88 और 95। सबसे ज़्यादा ऊंचाई का ग्राफ दिख रहा है, इसलिए सबसे ज़्यादा हुआ। किस कक्षा में न्यूनतम है? न्यूनतम अगर आप देखें तो ये देखिए आप 67 70 या 65 72, इन दोनों को जोड़कर देख लेंगे। इनको जोड़ने पर आ रहा 7 और 7 6 13, 137। इसको जोड़ा जाए तो 5 2 7 और 7 6 13, ये भी 137। इन दोनों के न्यूनतम है और सबसे कम भी है, बराबर है। अगला लिखा है, कहाँ गया? हाँ, चौथा ही है, हाँ ठीक है। किस विद्यार्थी प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया है? सबसे अधिक सुधार तो मैथ में आपको दिख रहा है। किसमें सबसे सुधार कम है? देखो अंग्रेजी और हिंदी में सुधार बहुत कम है, बल्कि इसमें तो सबसे कम, हिंदी में कम सुधार हुआ है, क्योंकि पहले सत्र में 72 पा रहा, दूसरे में 65 पा रहा, तो डाउन जा रहा, सुधार नहीं हो रहा बल्कि कम हो रहा। क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है? हाँ, इसमें हिंदी में सबसे प्रदर्शन नीचे गिरा है। बाकी सबका प्रदर्शन देखो दूसरे सत्र में कुछ ज़्यादा ही हुआ है, लेकिन हिंदी का प्रदर्शन नीचे गया है। पहले सत्र में 72 पाता, दूसरे में 65 पाता। तो दरअसल चित्र बना करके आप बहुत आसानी से उसको महसूस कर सकते सवाल को, इसलिए इसका नाम ये जो है आंकड़ों का प्रबंधन चैप्टर है। अब 5वां है, एक और क्वेश्चन। इसमें भी एक स्केल दिया हुआ, पसंदीदा खेल है यहाँ पर, और यहाँ पे देखना है, यहाँ पे भाग लेना है। तो पहला है क्रिकेट। अब देखो क्रिकेट के अंदर क्या है कि 1240 बच्चों ने देखा है और 620 लोगों ने भाग लिया। ये बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल में 670 लोगों ने देखा है और 320 लोगों ने भाग लिया है। तीसरा है तैरना,
तैरना में 510 लोगों ने देखा है और 320 लोगों ने भाग लिया है। हॉकी है, हॉकी के अंदर 430 लोगों ने देखा है और 250 लोगों ने भाग लिया। और आगे है खेल कूद, खेल कूद में 250 लोगों ने देखा है, 105 लोगों ने भाग लिया। ये आपका सवाल बन गया। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा कि एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आरेख खींचिए। जैसे अभी हम लोगों ने खींचा था उसी तरह से फिर खींच लेंगे। देखो ये 1240 कर देंगे और ये 620 कर देंगे। ऐसे 1240 और 620। चित्र बनाना कितना आसान है। ये 670 है और ये 320 है। देखो हम बनाते जा रहे हैं। ये 510 है और ये 320 है। 510 320 बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। 430 है, बनाते समय ध्यान रखें जैसे 510 ये है तो उससे कम ही होना चाहिए 430, क्योंकि हम एक कोई स्केल लेकर नहीं बैठे यहाँ पर। 250 और अगला है 250 और 105। देखिए चित्र बनकर तैयार होगा। ये स्केल बन गया। इस दंड आरेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? निष्कर्ष देखिए साफ नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे खेल अब इधर जा रहे हैं सब डाउन होता जा रहा। सबसे ज़्यादा क्रिकेट बच्चे लोग पसंद कर रहे हैं, उसमें भाग भी ज़्यादा ले रहे हैं और देख भी ज़्यादा रहे हैं। और उसके बाद कम है, उससे कम ये है, उससे कम ही है और सबसे कम खेल कूद है दिखाई पड़ रहा। कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है? क्रिकेट अधिक लोकप्रिय है। खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है या उसमें भाग लेना? देखना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। देख लीजिए देखने वाली संख्या हमेशा ज़्यादा दिख रही है, तो खेल को देखना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, उसको उसमें भाग लेना कम पसंद किया जा रहा है उसकी अपेक्षा। ठीक है, तो ये आपका 5वां सवाल भी हो गया। थे क्वेश्चन नंबर 6 था कि इस अध्याय के प्रारंभ में दिए गए विभिन्न नगरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमान के आंकड़े सारणी 3.1 में दिए गए हैं। इन आंकड़ों का एक दोहरा दंड आलेख खींच करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सारणी आपको दिख रही होगी, आइए हम देखते हैं। के सामने है, मैं सारणी बना देता हूँ। यहाँ लिखा है नगरों के तापमान, ये 6ठा क्वेश्चन है। तो नगरों के तापमान में अहमदाबाद लिखा है, अहमदाबाद। ये है मैक्सिमम, अधिकतम और ये है न्यूनतम। अधिकतम है 38 और न्यूनतम है 29। इसके बाद अमृतसर है 37। अब देखो मुझे एक बार दोबारा बनाना इसलिए पड़ रहा क्योंकि आप ये फ़ोटो जो है आपको देख रहे होंगे लेकिन मैं नहीं देख रहा हूँ। मैं जब ये फ़ोटो लगाऊंगा तब जाके दिखता है। इसके बाद बेंगलुरु है, बेंगलुरु ये है 28 21। इस सारे के सारे डिग्री टेम्परेचर में है, सेल्सियस में। चेन्नई दिया गया है, चेन्नई का है 36 27। दिल्ली है, दिल्ली का है 38 28। जयपुर है 39 29। जम्मू है 41 26 और मुंबई। इतने सारे दिए गए हैं। ये है 32, ये है 27। अब करें इनका एक दोहरा दंड आरेख बनाइए। चलो बनाते हैं, यही बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे से डंडा खड़ा करेंगे तो अहमदाबाद यहाँ पर है। मैं ए भी लिख सकता हूँ। इसके लिए मैं लिखता हूँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई, यहाँ एफ, यहाँ जी, यहाँ एच। यहाँ लिखना अहमदाबाद संभव नहीं होगा तो हम यहाँ ए लिख देते हैं। अब ए में देखो 38 गया हुआ, यहाँ पर लाए 38 और 38 के बाद 29। ऐसे यहाँ मैं 38 लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ 29। अब ए नगर हो गया आपका। बी में है 37 है तो इससे थोड़ा सा कम रहेगा। और ये है 26 है तो यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 37
और ये हो जाएगा 26। ये बी नगर का है, बी मतलब अमृतसर। अब बेंगलुरु देखिए 28 है तो यहाँ से आएगा, और ये है 21 और कम होगा, ये है 28 और ये है 21। अब चेन्नई है, ये सी था। अब डी देखिए 36 पे जाना, 36 का मतलब थोड़ा सा ऊपर चलें यहाँ तक, ये 36 है और ये है 27, ये डी है। इसके बाद ई में चलो, दिल्ली में 38 है तो यहाँ तक जाएगा। आपके पास पटरी पेंसिल होगा, उससे बेहतर बना सकते हैं। और ये 29। अब ये हो गया ई। अब एफ है जयपुर। जयपुर कितना है भाई? 39 मतलब 38 से ज़्यादा है, तो इससे ऐसे थोड़ा सा ऊपर बना दिया 39, और ये है 29। वाओ, हम लोग कहाँ से दिख रहे हैं? जयपुर का। इसके पहले क्या था? 38, 28, ये 28 रहेगा, और ये रहेगा 29, इससे थोड़ा सा ऊपर 29। आगे देखते हैं जम्मू 41, देखो 41 सबसे ज़्यादा है, ये है 41 और ये है 26 है तो यहाँ कम हो जाएगा। और आखिरी में है 32, 32 कहाँ बना देंगे? 36 से कम ही रहेगा, यहाँ तक होगा 32 और ये होगा 27। तो ये है ई, ये है ई, एफ, ये है जी, ये है एच। अच्छा, ऐसे बनाते समय क्या करना होता है, जैसे कई सारे यहाँ पर दिख रहे तो लकीर स्पष्ट नहीं हो रही, तो एक को कलर कर देना चाहिए। एक को थोड़ा डिफरेंट कलर दे देंगे तो आपको दिखने लगेगा। ये अपने तरीके होते हैं, किसी चीज़ को और बेहतर बनाने के लिए ऐसे बना देंगे तो क्या होगा, दूर से दिखना शुरू हो जाएगा, ये समझ में आएगा कि कौन सी पट्टी कहाँ है। अब इस पर सवाल देखते हैं। क्या था सवाल? ये था कि दी हुई तिथि पर किस नगर के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सर्वाधिक है। देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो हमको ये दिखता है जी भर जम्मू के अंदर देखो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा आपका ये पहला उत्तर बन गया। कहाँ लिख दूँ? यहाँ पर लिखता हूँ, पहले का उत्तर हो गया जम्मू। तो जम्मू के अंदर आप देख रहे हो कि ये सबसे मैक्सिमम ये है और मिनिमम है, इनके बीच में सबसे बड़ा गैप दिख रहा है, तो ये आपका पहला उत्तर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा नगर सबसे कम सबसे गर्म है और कौन सा नगर सबसे ठंडा। देखो, ये तो हम देखें तो सबसे ज़्यादा गर्म तो जम्मू दिख रहा, क्योंकि 41 और किसी का नहीं है। यहाँ पर देख लो पूरी लाइन में। तो दूसरा क्वेश्चन में सबसे गर्म हम लिख रहे हैं, सबसे गर्म है जम्मू। अब सबसे ठंडा पे आओ तो यहाँ पे देखो 21 दिख रहा है, सबसे ठंडा दिख रहा है 21 डिग्री। न्यूनतम तापमान यहाँ से देखो, यह है बेंगलुरु। तो सबसे ठंडा जो है अगर हम देखें तो यहाँ ठंडा बेंगलुरु, क्योंकि यहाँ पर न्यूनतम तापमान सबसे कम है 21 डिग्री। तीसरा है कि ऐसे दो नगर के नाम लिखिए जिनमें से एक का अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम था। अरे, कई सारे नगर दिख जाए आपको। देखो, अगर हम इन दो नगर का नाम लिख दें तो इसका न्यूनतम तापमान, ए का जो न्यूनतम तापमान है उससे भी कम है इनका अधिकतम तापमान। यही, इसके अलावा आपको और भी दिख जाएंगे, दिखेगा कहीं पर। देखो 32 इनका अधिकतम है, देख रहे हो, और किसी का न्यूनतम देखो कहाँ है, 32 है, किसी का नहीं, 32 न्यूनतम नहीं है। तो यही सबसे अच्छा है कि सवाल है कि किसी एक का न्यूनतम जो तापमान है वो किसी के अधिकतम से भी ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ए है यानी अहमदाबाद का जो न्यूनतम तापमान है वो सी मतलब बेंगलुरु के अधिकतम तापमान से अधिक है। देखो
अहमदाबाद का न्यूनतम तापमान बेंगलुरु के अधिकतम से अधिक है। समझ पा रहे हैं? देखो, अहमदाबाद का जो न्यूनतम तापमान 29 है और बेंगलुरु का अधिकतम तापमान 28 है, यानी इसका जो न्यूनतम है इनके अधिकतम से भी ज़्यादा है। तो वही बात मैंने लिखा है कि अहमदाबाद का जो न्यूनतम तापमान है बेंगलुरु के अधिकतम से भी अधिक है। बहुत सही सवाल है। और आखिरी पॉइंट इसका है, उस नगर का नाम लिखिए जिसके न्यूनतम और अधिकतम तापमानों का अंतर सबसे कम है, यानी मैक्सिमम मिनिमम के बीच में गैप सबसे कम है। वो कौन सा तापमान है? आप यहाँ देखिए, यहीं से पता कर सकते हैं और इससे भी पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे 9 डिग्री का गैप है। यहाँ पे देखें तो कितने का डिग्री का गैप है? 4 और 7, 11 डिग्री का गैप है। यहाँ पे देखें तो 7 डिग्री का गैप है ना। यहाँ पे देखें तो 9 डिग्री, यहाँ पे देखें तो 10 डिग्री, यहाँ पे देखें तो 10 डिग्री, यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पे देखें तो 5 डिग्री का गैप है। ये आपका एच है, यानी कि मुंबई। तो आप लिख सकते हो चौथे नंबर पर कि मुंबई जो ऐसा शहर है कि जिसका मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का गैप सबसे कम है। देखो 5 डिग्री का बस, बाकी लोगों का गैप जो है 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री था, लेकिन इसका गैप सिर्फ 5 डिग्री है। तो आप कह सकते हैं कि मुंबई एक ऐसा शहर है जिसके बीच का गैप सबसे कम है। ठीक है, ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। नेक्स्ट पर मिलते हैं। थैंक यू।